हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कंट्रोलिंग का इम्पोर्टेंस। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। कंट्रोलिंग का हमने मीनिंग पढ़ लिया था, ऑलरेडी कर लिया है कंट्रोलिंग क्या होता है। और यहाँ पे जो डायग्राम के ज़रिए बताया गया है व्हाट इज़ कंट्रोलिंग, वो भी हमने देखा था कि क्या होता है। उसमें जो स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं हमने एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, उसे हम कंपैरिजन करेंगे। अब ये स्टैंडर्ड्स है एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस रहेगा एंड उसे हम कंपेयर करेंगे एंड उसके बाद हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, मतलब डिफरेंस ढूंढेंगे कि हमने टारगेट्स अचीव किए या नहीं किए। तो वो डिफरेंस क्या आया, अब वो जो डिफरेंस आया हमने टारगेट्स अचीव नहीं किए तो उसके हम रीज़न ढूंढेंगे, कॉजेज़ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे करेक्टिव एक्शंस लेते हैं उसके बाद में उस डिफरेंस को हटाने के लिए एंड उसके बाद फिर अटेनमेंट, मतलब हमारे जो स्टैंडर्ड्स थे, हमारे जो गोल्स थे वो हम अचीव कर लेते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो हो जाता है कंट्रोलिंग, जो हमारे मैनेजमेंट फंक्शन में सबसे लास्ट फंक्शन रहेगा कंट्रोलिंग, ठीक है। चलिए अब इसका भी इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं कि कंट्रोलिंग करना क्यों ज़रूरी है। बराबर, कंट्रोलिंग अगर हम नहीं करते तो हम हमारा बिजनेस सक्सेसफुली नहीं चला सकते। हमने प्लानिंग कर लिया है, ऑर्गेनाइजिंग भी किया, स्टाफिंग किया, सारे ही फंक्शन अच्छे से कर लिए, लेकिन कंट्रोलिंग तो हम कर ही नहीं रहे हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू प्लान हमने एक्चुअल रिजल्ट हमारा आया कि नहीं वो हम देख ही नहीं रहे हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए कंट्रोलिंग फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो सबसे एंड में ही होता है, ठीक है। उसके बीच में या कभी स्टार्टिंग में कभी ये फंक्शन नहीं परफॉर्म किया जाता। अब आगे हमने डेफिनेशंस भी ऑलरेडी कर दिया था बच्चों। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड एंड अचीव डिज़ायर्ड गोल्स। देखिए इन चीज़ों के लिए कंट्रोलिंग करना ज़रूरी होता है। इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ चेकिंग द परफॉर्मेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज़ एट एवरी स्टेज ऑफ देयर वर्क इन प्रोसेस। देखिए क्या करते हैं, हम चेक करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ सबऑर्डिनेट के परफॉर्मेंस को कि वो बराबर से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोज। चलिए पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, एक एक क्या दिया है। सबसे फर्स्ट इज फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। कंट्रोलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं हमारे प्लानिंग और एक्चुअल रिजल्ट में क्या डिफरेंस है और उस डिफरेंस के रीज़न को हम सॉल्व करते हैं ताकि हम हमारे गोल्स को अचीव कर सके। तो कंट्रोलिंग इज़ द फंक्शन ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंसेस एट एवरी पॉसिबल स्टेज, finding out deviations if any, and taking corrective actions according to planned activities for the organization. Thus it helps in fulfilling the organizational goal. देखिए अब कैसा है, कंट्रोलिंग एक्टिविटी जो हम करते हैं वो एट एवरी पॉसिबल स्टेज हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने मान लो हमने कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लिया था कि हमें 3 साल के अंदर बिल्डिंग कंप्लीट करना है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम 3 साल ख़त्म हुए तभी एक हम कंट्रोलिंग एक्टिविटी करेंगे कि भाई हमारा बिल्डिंग कितना बना, कितना बाकी है, डेविएशन कितना है, रीजंस क्या है उसके। नहीं, हम एवरी पॉसिबल स्टेज पे, मतलब एवरी ईयर चेक करेंगे या एवरी 6 मंथली चेक करेंगे, 3 मंथ पे चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस है हमारे प्लानिंग अचीव करने में। तो एट एवरी पॉसिबल स्टेज हम कंट्रोलिंग एक्टिविटी करते ही रहते हैं, बराबर। एंड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं और करेक्टिव एक्शन उसके अगेंस्ट लेते हैं ताकि हम हमारे बिजनेस के गोल को अचीव कर सके। तो ये था हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंस। नाउ सेकंड इज मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए ये कॉमन पॉइंट सब में आएगा, इसमें भी आया, मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कंट्रोलिंग के ज़रिए हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब जब हम कंट्रोलिंग एक्टिविटी करेंगे तो हम देखेंगे कि एज़ पर प्लानिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो
तो मान लो हमने प्लानिंग में लिखा हुआ था कि हमारे इतने यूनिट्स बनने के लिए मान लो 20,000 हमें यूनिट्स बनाने थे, तो हमें 40,000 रॉ मटेरियल लगेगा या बाकी सारे रिसोर्सेज इतने इतने लगेंगे। ठीक है, अब एट द टाइम ऑफ कंट्रोलिंग हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं अगेंस्ट प्लानिंग। तो उस टाइम हम देखेंगे कि चलो 20,000 यूनिट्स के अगेंस्ट 40,000 हमें रॉ मटेरियल चाहिए था, तो 50,000 यूज़ हुआ है। उस टाइम हमें पता चलेगा कि ये हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया है, वेस्टेज हो रहा है, तो वहाँ पे हम कंट्रोल करने की ट्राई करेंगे। तो इसीलिए कंट्रोलिंग क्या करता है, हमें हेल्प करता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में, और हम क्या करते हैं, वेस्टेजेस को कम करते रहते हैं। तो वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड बाय मैनेजर्स to reduce wastage of material and spoilage of other resources। देखिए हमारे जो मटेरियल एंड रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं बिजनेस में, उसका वेस्टेज कम करने में कंट्रोलिंग हेल्प करता है। स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज़ हैव टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड्स। एट द टाइम ऑफ प्लानिंग हम क्या करते हैं, सारी ही चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड सेट कर ही देते हैं। जैसे मैंने बोला कि 20,000 यूनिट बनाने के लिए 40,000 यूनिट्स रॉ मटेरियल हमें चाहिए होगा, तो ये है एक हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब एम्प्लॉयज़ को उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना है। ठीक है, कुछ अलग करेगा, वेस्ट करेगा, तो कंट्रोलिंग एक्टिविटी में पता चल जाता है। Now, as the effect of this, the resources are used by employees in most efficient and effective manner so as to achieve organizational objective। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें क्यों होने वाली है, हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो ये था हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंस, मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। देखिए अभी एक्यूरेसी मतलब परफेक्शन हम बोल सकते हैं, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अभी कंट्रोलिंग एक्टिविटी हमें हेल्प करता है हमारे स्टैंडर्ड्स को भी परफेक्ट बनाने में। जैसे कि मान लो हमने कंस्ट्रक्शन वाला एग्जांपल देखे, तो हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए थे कि भाई 40% बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर हम देख रहे हैं कि 40% कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ, 20% ही हुआ, आधा ही हुआ। तो हम देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि शायद हमारे स्टैंडर्ड्स में भी प्रॉब्लम हो, स्टैंडर्ड को हमें चेंज करने की ज़रूरत हो, हमने कुछ हायर स्टैंडर्ड भी सेट कर दिए होंगे। तो इसलिए कंट्रोलिंग एक्टिविटी हमें हेल्प करता है हमारे स्टैंडर्ड्स में भी एक्यूरेसी लाने में। An efficient control system helps management in judging the accuracy of standards, whether they are accurate or not। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हो वही प्रॉब्लमेटिक हो, वो परफॉर्मेंस ही कम हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि मैनेजमेंट ने स्टैंडर्ड्स ही कुछ हायर सेट कर दिए हैं जो रियल लाइफ में अचीव करना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें भी प्लानिंग में भी एक्यूरेसी लाने में कंट्रोलिंग हेल्प करता है। नाउ कंट्रोलिंग मेजर्स आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट, so after reviewing them according to changing circumstances, they are revised from time to time, which is beneficial for checking performances accurately। देखिए हम क्या करते हैं कंट्रोलिंग में, जब भी एवरी पॉसिबल स्टेज पे हम चेक करते रहते हैं, कंट्रोलिंग एक्टिविटी हम करते हैं कि डेविएशन क्या है प्लानिंग में एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस में, वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेते रहेंगे एवरी टाइम, मतलब कि वो जो डेविएशन था उसे सॉल्व करने के स्टेप्स लेते रहेंगे एवरी टाइम। तो क्या होगा, अब ये जो हम स्टेप्स लेते हैं वो फ्लेक्सिबल रहते हैं एंड हम उसको टाइम टू टाइम एडजस्ट कर सकते हैं एंड हमारे क्या बोलते हैं, हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा थर्ड, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। नाउ फोर्थ इज मोटिवेट्स एम्प्लॉय। देखिए ये कंट्रोलिंग एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि कैसे करेगा, कि हमने किसी एम्प्लॉय को कुछ काम दिया हुआ है, ठीक है, अब वो एम्प्लॉय उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो काम कर लेता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस वो कर लेता है, और जब हम कंट्रोलिंग एक्टिविटी करने जाएंगे तो डेविएशन तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि उसने स्टैंडर्ड्स अचीव कर लिए हैं।
तो क्या होता है, एम्प्लॉय के माइंड में एक सेटिस्फेक्शन आता है कि भाई मैंने जो प्लानिंग किया था वो अचीव कर लिया है, और वो और अच्छे तरीके से काम करता रहता है। तो इसीलिए कंट्रोलिंग एक्टिविटी हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन लाने में। ठीक है, हमने मान लो अभी एम्प्लॉयज़ के लिए स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं, कोई एम्प्लॉय है उसे हमने बता दिया है कि तुम्हें मंथली इतना प्रोडक्शन करके देना है, स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया, लेकिन हम कंट्रोलिंग एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके स्टैंडर्ड के साथ हम चेक कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या होगा, एम्प्लॉय तो ऐसे ही काम करते जाएगा, वो खुद तो सोचेगा ही नहीं वो स्टैंडर्ड्स अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर हमने कंट्रोलिंग एक्टिविटी किया है तो हम देखेंगे उसने बराबर से काम किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो उसे उसके अकॉर्डिंगली इंसेंटिव्स भी मिलते जाएंगे। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते रहते हैं। तो आफ्टर सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस दे आर कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉयज़। हम जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो हम कम्युनिकेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को इन एडवांस। ड्यू टू दिस एम्प्लॉयज़ गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इससे एम्प्लॉय को पता चलता है कि हमें क्या काम करना है, कब ख़त्म करना है। परफॉर्मेंसेस आर इवेल्युएटेड, इवेल्युएट करना मतलब चेक करना, परफॉर्मेंसेस आर इवेल्युएटेड एंड ऑन दैट बेसिस एम्प्लॉयज़ आर रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशन एक्सेट्रा। देखिए, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके एनालाइज करके हम क्या करते हैं, अगर उसने स्टैंडर्ड अचीव कर लिए हैं तो हम उसको रिवॉर्ड करते हैं, मतलब इंसेंटिव्स देते हैं या फिर इंक्रीमेंट देते हैं, बोनस देते हैं, प्रमोशन देते हैं। उससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं। इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल। चलिए, ये हो गया हमारा फोर्थ इम्पोर्टेंस। आगे बढ़ते हैं, एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखिए, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बिजनेस में लाने में कंट्रोलिंग एक्टिविटी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा, सारी चीज़ों के स्टैंडर्ड सेट हो गए हैं एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सबको पता है कि हमारे क्या स्टैंडर्ड्स सेट हुए हैं। ठीक है, हमें क्या स्टैंडर्ड्स अचीव करने हैं, इसके लिए वो लोग उसी के लिए काम करेंगे, टाइम पे रेगुलरली उससे काम, उनके काम को वो ख़त्म करेंगे बराबर। इससे क्या आने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन होने वाला है। नाउ कंट्रोलिंग इज़ द फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। इट वर्क्स फॉर रिड्यूसिंग अनप्रोफेशनल बिहेवियर of the employees. Discipline is maintained by continuous checking of performances by superior and preventive actions are taken to minimize the gap between actual and standard. देखिए, उन लोगों ने क्या बोला है, जो भी बॉस है, मान लो परचेस मैनेजर है, ठीक है, तो वो परचेस डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सबका क्या करेगा सॉरी सारे ही लोगों का वो क्या करेगा, परफॉर्मेंस रेगुलरली चेक करता रहेगा। ठीक है, तो उससे क्या होने वाला है, एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे एंड डिसिप्लिन मेंटेन होते रहेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअस थोड़े थोड़े टाइम पे उनका काम चेक कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। इसके लिए तो कंट्रोलिंग एक्टिविटी क्या करता है, ऑर्डर लाता है बिजनेस में एंड डिसिप्लिन लाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के सारे ही डिपार्टमेंट्स या सारे ही जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, सब लोग एक ही गोल के लिए काम करने चाहिए, सबका बीच में, परचेस डिपार्टमेंट है, सेल्स है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, तो सबका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेशन लाने में कंट्रोलिंग एक्टिविटी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एज़ पर स्टैंडर्ड सबका ही एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक होते रहता है और जो डिविएशन है वो हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो कंट्रोल इज़ फंक्शन इन विच रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, all department managers and the subordinates are designed clearly। क्या होता है, कंट्रोलिंग में सबकी जिम्मेदारी, देखो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। नाउ कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम हेल्प्स टू फाइंड आउट द डेविएशन इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड टू यूज़ रेमेडियल मेजर्स फॉर द डिज़ायर्ड रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए,
क्या होता है, डिपार्टमेंट वाइज भी कहाँ प्रॉब्लम हो रही है वो ढूंढने में कंट्रोलिंग हेल्प करता है। अभी मान लो जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट था, मान लो हमने सोचा था 1 लाख यूनिट्स को हम सेल करेंगे। अब 1 लाख यूनिट्स हमें सेल करने थे, अब उतने नहीं हुए, कम हुए मान लो 80,000 सेल हुए। तो अब वो जो डिविएशन आया वो क्यों आया, कि प्रोडक्शन नहीं हुआ था, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम थी, कि भाई परचेस नहीं हुआ था उसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो परचेस की प्रॉब्लम थी, या फिर प्रोडक्शन हो गया था, सेल्स नहीं हो पाया। अब सेल्स नहीं हो पाया तो शायद एडवर्टीज़मेंट बराबर नहीं था। तो कहाँ किसके परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हुई वो फाइंड आउट करने में भी कंट्रोलिंग एक्टिविटी हेल्प करता है, एंड उसकी वजह से सारे ही डिपार्टमेंट एंड उनके एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है। तो ये हो गया हमारा 6th इम्पॉर्टेंस, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल प्रेशर। देखिए साइकोलॉजिकल प्रेशर लाता है कंट्रोलिंग, कैसे लाएगा, सारे ही जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, सबको खुद के स्टैंडर्ड्स पता है। मान लो हमें कोई टारगेट दिया गया है, मंथली इतना यूनिट्स बनाना है, या आपको ये वाला एडवर्टीज़मेंट इस मंथ करना है, बहुत बड़ा एडवर्टीज़मेंट है, इफ़ेक्टिवली करना है, तो वह एम्प्लॉय के माइंड पे वो प्रेशर आएगा कि नहीं, मुझे मेरा ये काम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ख़त्म करना ही है। ठीक है, इसलिए ये साइकोलॉजिकल प्रेशर लाता है और एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म करता है। तो द परफॉर्मेंसेस आर इवेल्युएटेड विद द स्टैंडर्ड्स टारगेट्स। Now the employees are very well aware that their performance will be evaluated and they will be rewarded accordingly. Employee को पता है कि मेरा काम चेक किया जाएगा and मुझे उसके accordingly incentives मिलेंगे. This psychological pressure works as motivational factor for employees to give their best performance. ये जो प्रेशर आता है कि एज़ पर स्टैंडर्ड मुझे काम करना है, ये एक मोटिवेशनल फैक्टर भी बन जाता है एम्प्लॉय के लिए कि भाई मैंने अच्छे से काम किया, स्टैंडर्ड्स अचीव किए, तो मुझे अच्छी सैलरी, अच्छा रेम्यूनरेशन या प्रमोशन मुझे मिलेगा। तो वो एक मोटिवेशनल फैक्टर बन जाता है। चलिए ना, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड के साथ हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, डेविएशन ढूंढ के उसके रीजंस फाइंड आउट करके करेक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, काम एवरी टाइम बेटर वे में होता है। ठीक है, हमने मान लो फर्स्ट ईयर हमने सोचा था 40% बिल्डिंग बनाना है, वो नहीं बना है, तो हमने डिफरेंस ढूंढ के उसे सॉल्व किया। तो अब सेकेंड ईयर में हम टारगेट अचीव करने की पूरी और ज़्यादा कोशिश करेंगे, एफिशिएंटली हमने काम किया, प्लस हम रिसोर्सेज को भी एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, वेस्टेज कम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स बिजनेस की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ रही है। नाउ फैक्टर्स ऑफ कंट्रोल इंक्लूड मेकिंग मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल, मोटिवेटिंग देम फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड अचीविंग डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। ये सारी ही चीज़ें कंट्रोलिंग में होती है। मैनेजर रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, एंड डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन भी लाया जाता है। नाउ इट इंश्योर्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। उसकी वजह से क्या आता है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आती है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। देखिए गुड कॉर्पोरेट इमेज, मार्केट में कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी इमेज हम बोल सकते हैं गुडविल, वो बहुत अच्छी हो सकती है। कैसे होएगी, बिजनेस ने जो स्टैंडर्ड्स सोचे हैं वो स्टैंडर्ड्स वो अचीव कर लेता है, तो क्या होता है, मार्केट में उसकी इमेज बहुत अच्छी हो जाती है, उसकी गुडविल बढ़ जाती है, उसके शेयर्स के प्राइस भी मार्केट में बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को लाने में, अचीव करने में कंट्रोलिंग एक्टिविटी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एज पर स्टैंडर्ड हम चेक करेंगे रिजल्ट को एंड डेविएशन हम ढूंढते हैं और कंटिन्यूअस हम हमारे गोल्स को अचीव करने की ट्राई करते हैं। उसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है, बिजनेस की इमेज बहुत अच्छी हो जाती है। नाउ कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प्स टू इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मिनिमम डेविएशन इन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। देखिए डेविएशन हम मिनिमम करने की ट्राई करेंगे। मिनिमम डेविएशन
in predetermined standard and actual performance result into progress of business। देखिए कंट्रोलिंग एक्टिविटी हम करते जाएंगे और डेविएशन जितना जितना कम आते जाएगा उतना ही क्या होगा, बिजनेस की प्रोग्रेस होती है। इट कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कंट्रोल। नाउ दिस बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज एंड ब्रिंग्स गुडविल फॉर द बिजनेस। क्या होता है, मार्केट में बिजनेस की गुडविल बढ़ जाती है। चलिए नाउ लास्ट पॉइंट इज एक्ट्स एज अ गाइड। एज अ गाइड ये हेल्प करता है कंट्रोलिंग फंक्शन। कैसे हेल्प करेगा, कंटिन्यूसली हम कंट्रोलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, एट एवरी पॉसिबल स्टेज कर रहे हैं। ठीक है, हमने वो बिल्डिंग वाला जो एग्जांपल देखा, फर्स्ट ईयर में 40% हमें ख़त्म करना है, तो उसमें भी हम 6 मंथ में भी चेक करेंगे, 3 मंथ में भी चेक करेंगे। कंटिन्यूस हम एवरी पॉसिबल स्टेज चेक करते जा रहे हैं। एवरी टाइम हम देखेंगे इतना डिफरेंस आया, चलो उसको सॉल्व करो, उसके बाद फिर से देखेंगे। तो क्या होता है, बार बार हम करेक्टिव मेजर्स ढूंढ रहे हैं, जो भी डेविएशन आया है, डिफरेंस आया है उसके लिए। इसीलिए कहा गया है इट एक्ट्स एज अ गाइड। ये हमें हेल्प करता है काम को अच्छे तरीके से करने में। जैसे हम हमारी पर्सनल लाइफ में मान लो, चलो हम एग्ज़ाम की ही बात कर रहे हैं, तो फाइनल एग्ज़ाम को तो अभी टाइम है, लेकिन आप जितने भी बार यूनिट टेस्ट देते जाते हो, ठीक है, उतनी टाइम एवरी टाइम आपको पता चल गया। फर्स्ट टाइम आपने एग्ज़ाम दिया, चलो आपको पता चला कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। उसके बाद वापस सेकेंड टाइम किया, फिर वापस से पता चलेगा चलो अब कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाना है आपको, कि चलो राइटिंग में स्पीड बढ़ाना है या और कहीं पे इम्प्रूवमेंट लाना है। तो आपको एवरी टाइम पता चलते जाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। इसीलिए वो क्या करेगा, एवरी टाइम आपको एज अ गाइड काम करते जाएगा कंट्रोलिंग फंक्शन। नाउ कंट्रोलिंग फंक्शन प्रोवाइड्स सेट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस। मैनेजर्स एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स वर्क अकॉर्डिंग टू इट। Wherever necessary, they can take help of these standards and can achieve desired result. Thus, controlling function acts as a guide for everyone. The steps taken for controlling activity guide the management while planning the future activities. जितने टाइम हम कंट्रोलिंग एक्टिविटी करते जाएंगे, हम फ्यूचर को प्लान करते जाएंगे। जैसे इस बार हमने चेक किया यूनिट टेस्ट में कि चलो मुझे कैसा रिजल्ट आया, तो वहाँ पे हमने कंट्रोलिंग एक्टिविटी किया, तो हमने फ्यूचर का प्लान चेंज कर दिया कि चलो अभी मुझे ये सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, इस पे कम करना है। तो क्या हुआ, फ्यूचर के लिए हमने एज अ गाइड एज हेल्प लिया हमने कंट्रोलिंग फंक्शन का फ्यूचर प्लानिंग के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10 इम्पॉर्टेंस एक्स कंट्रोलिंग एक्स एज अ गाइड। जो हमने इम्पॉर्टेंस के सारे पॉइंट्स देख लिए कंट्रोलिंग के, आगे हमने सारे फंक्शंस भी पढ़ लिए डिटेल में। अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय स्टूडेंट।